माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग भारत के माउंटेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भारत के माउंटेन को हम लोग कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत के माउंटेन को हम लोग जो डिवाइड करेंगे उसको मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। ये 8 भाग कैसे कैसे होंगे इसका हम लोग जिक्र करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, भारत का सबसे जो उत्तर वाला भाग होता है जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा डिवीजन जो हमारा होगा ये हो जाएगा महान हिमालय का। और महान हिमालय जो हमारी है उस महान हिमालय का विश्लेषण हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर महान हिमालय के बाद तब तीसरा डिवीजन जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा लघु हिमालय का। और लघु हिमालय के बाद जो है तब हम लोग जाएंगे उसके नीचे वाले भाग में जिसको शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तब जब शिवालिक का हम लोग विश्लेषण कर लेंगे तब फिर हम लोग चलेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय नहीं होता है लेकिन पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों को ऐसे लोग कॉमन वे में हिमालय कह लेते हैं। तो पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग आएंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट श्रेणी में जो विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रेणियां हैं उनका विश्लेषण हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसमें कौन कौन से माउंटेन्स हमारे बड़े होते हैं उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम लोग पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी जो है इसका विश्लेषण करेंगे। इसमें हम लोग लेकर के शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तब हम लोग आएंगे मध्य भारत के पर्वतों के विषय में हम लोग फिर पढ़ेंगे। और मध्य भारत पर्वत श्रेणियों के में कौन कौन से इसके अंतर्गत पर्वत आते हैं उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, जिसमें अरावली होगी, विंध्य पर्वत श्रेणी होगी, सतपुरा पर्वत श्रेणी होगी। इन सबों का विश्लेषण हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे ऊपर वाला जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, भारत का जो सबसे उत्तर वाला भाग होता है और उत्तर और पश्चिम वाला भाग होता है जिसको हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ये ट्रांस हिमालय एक्चुअल हिमालय से पहले की निर्मित पर्वत श्रेणी है। और पर्वत श्रेणी नहीं, इसे पर्वत श्रृंखला एक्चुअल कहते हैं। श्रेणी और श्रृंखला में कुछ फर्क होता है जो आप स्पष्ट कर लें। सबसे पहले श्रृंखला वह होता है जो बहुत सारी श्रेणियों से बना होता है, उसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं। और श्रेणी होता है जिसमें बहुत सारे पर्वत और पहाड़ियां ये दोनों ही मिले होते हैं, इसको हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो पर्वत श्रेणी जब कई पर्वत श्रेणियां लगातार क्रम में होती है तो उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो वास्तव में हमारी जो है ये ट्रांस हिमालय जो है ये पर्वत श्रृंखला है। और ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ है? तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले, हिमालय से भी पहले जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार वास्तव में ये जम्मू कश्मीर के पश्चिम वाले भाग से लेकर के और सबसे उत्तर, भारत का सबसे उत्तरी भाग होता है जो लद्दाख होते हुए, और इसका विस्तार चला जाता है तिब्बत की तरफ। तिब्बत के क्षेत्र में इसका विस्तार पहुंच जाता है। लेकिन इससे और उत्तर की तरफ हम लोग देखते हैं तो उत्तर की तरफ यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये पामीर पर्वत श्रेणी का क्षेत्र होता है। पामीर पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान होते हुए और आपके भारत के पोर्शन तक पहुंच जाती है। चीन का कुछ पोर्शन उसमें समाहित हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ जो आता है ये जो क्षेत्र हो जाता है ये सब हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का हो जाता है। जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। यही चीज जब हम लोग ट्रांस हिमालय के और जाते हैं हम लोग पूरब की साइड में, पूरब की दिशा में, और उत्तर पूरब उस दिशा को हम लोग लेते हैं तो चीन के क्षेत्र में यानी तिब्बत जो है, तिब्बत के क्षेत्र में जो ट्रांस हिमालय का जो पर्वत श्रेणी पड़ता है उसको जाना जाता है यहाँ पर क्योनलुन पर्वत श्रेणी के रूप में। और तब अब ट्रांस हिमालय की बात हम लोग करते हैं तो ट्रांस हिमालय इसके बाद जो पोर्शन होता है जो भारत के क्षेत्र में होता है और यहाँ से विस्तारित होते होते ये चीन तक पहुंच जाता है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ट्रांस हिमालय में क्या क्या जानना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन जैसे पूछता है कि ट्रांस हिमालय को बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको ट्रांस हिमालय को बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है और इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न उठता है कि तिब्बत हिमालय किसको कहते हैं? तो तिब्बत हिमालय हम लोग ट्रांस हिमालय को कहते हैं। हिमालय का वह भाग जो तिब्बत को टच करते हुए और भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है उसे ही हम लोग तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। और बैकबोन ऑफ एशिया भी इसको कहा जाता है। इसमें भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है जिसको आप जानते हैं केटू के नाम से, केटू जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, अगहिल भी इसको कहा जाता है, यही है केटू। केटू जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं केटू नहीं, कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो कंचनजंगा इसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो कंचनजंगा का आता है
और चूंकि ये वर्तमान में पीओके के दायरे में आता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम कह देंगे कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो हमारे ही क्षेत्र में है, क्योंकि पूरा पीओके हमारे भारत का हिस्सा होता है। दस्तावेज के तहत वो पूरे भारत का हिस्सा होता है। इसीलिए भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है वो K2 ही होता है। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं जब K2 से आगे बढ़ती है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं एक और प्रश्न पूछता है कि अब K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय तो पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रेणी नहीं है। तो K2 जो है वो जॉस्कर श्रेणी में, ये जो दिख रहा है आपको लाल वाला यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है ब्लू के नीचे, ये दिखाता है जॉस्कर श्रेणी है। सबसे जो ट्रांस हिमालय का उत्तर पश्चिम वाला भाग होता है वह जॉस्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जॉस्कर श्रेणी के ठीक समानांतर जब नीचे हम लोग आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, तो यहाँ शुरू हो जाता है हमारा सबसे ऊपर वाला काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और उसके नीचे वाला जो भाग होता है ये जॉस्कर श्रेणी होता है। जॉस्कर श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको नंगा पर्वत हम लोग कहते हैं। K2 काराकोरम पर्वत में पड़ता है, पर्वत श्रेणी में पड़ता है, और नंगा पर्वत जो हमारी है उसके नीचे समानांतर जॉस्कर श्रेणी है। उस जॉस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर होती है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर होती है। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब जब आगे जाते हैं हम लोग तो हम लोगों के पास फिर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देती है जो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। इसको कहा जाता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो ये जॉस्कर के जस्ट आगे शुरू होता है पूरब की तरफ से। और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में दो ऊंची पर्वत शिखर पाए जाते हैं महत्वपूर्ण जो है। एक जो है लक्ष्मी पर्वत, तो लक्ष्मी पर्वत की ऊंचाई 6583 मीटर ही पाई जाती है। लेकिन जो ये लद्दाख जो है, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है उस सबसे ऊंची शिखर को K10 के नाम से जाना जाता है। K10 की ऊंचाई 7742 मीटर है। तो आपके पास प्रश्न उठता है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है, तो उसको हम लोग K10 कहते हैं। इसके जस्ट और आगे बढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग होता है वह कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो भाग होता है, सबसे ऊंचा शिखर है, उसको माउंट कैलाश के नाम से जाना जाता है। माउंट कैलाश की ऊंचाई 6714 मीटर होती है। ये माउंट कैलाश भारत के लद्दाख पोर्शन से लेते हुए और चला जाता है तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से ट्रांस हिमालय की कहानी समाप्त होती है। अब आती है, शुरू होती है हम लोगों को महान हिमालय। तो महान हिमालय जो होता है, महान हिमालय की जो शुरुआत होती है वो इसके हिमालय का सबसे उत्तर वाला वास्तविक भाग हिमालय का जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। और महान हिमालय की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे महान हिमालय दुनिया के जितने भी पर्वत शिखर हैं उन सभी पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचे, सर्वाधिक जो पर्वत ऊंचे शिखर हैं वो हमारे महान हिमालय में उपलब्ध हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन सा होता है। महान हिमालय का और भी नाम है, इसको बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं या ग्रेटर हिमालय भी इसी को कहा जाता है। एक और इसका नाम है जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय, तो वो भी इसी का नाम होता है। तो ये जो महान हिमालय की शुरुआत होती है ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण की तरफ से शुरुआत होती है और यहाँ जम्मू कश्मीर से इसको शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर के बाद ये बढ़ते हुए चली जाती है हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए और नेपाल में प्रवेश कर जाती है। नेपाल का भाग, काफी भाग नेपाल का ही टच करते हुए फिर सिक्किम होते हुए भारत में, और ये आगे जाकर के पहुंच जाती है आपको अरुणाचल प्रदेश तक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए बनते हैं। महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हमारे प्रश्न उठते हैं। तो महान हिमालय में हम लोगों का जो सबसे महान हिमालय का पश्चिम वाला जो पर्वत शिखर होता है उसको भी नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि नंगा पर्वत किसका भाग है। अब हमने कहा कि ट्रांस हिमालय में जॉस्कर के अंतर्गत आती है, लेकिन ये जो अब महान हिमालय में भी हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि महान हिमालय और जॉस्कर दोनों का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वहां पर ये दोनों की कनेक्टिविटी नजदीकी बढ़ जाती है और दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है ये नंगा पर्वत का क्षेत्र होता है। जॉस्कर को भी टच करती है और महान हिमालय का भी क्षेत्र ये टच करती है, जो वहाँ सबसे ऊंची पर्वत शिखर होती है। उसके बाद जब आगे हम लोग जाते हैं तो महान हिमालय में ही जो दूसरी, इसके बाद पूरब की दिशा में दूसरी बड़ी ऊंची चोटी होती है जिसको नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी जो है ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ती है और कुछ भाग जो है ये आपको टच कर लेती है, ये आपको उत्तराखंड की भी, लेकिन मुख्य रूप से इसका ज्यादा भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर होती है
उसके बाद और आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर कॉमेट पाया जाता है। कॉमेट जो ऊंची शिखर है यह भी महा हिमालय का भाग है और इसी में जो है आप देखेंगे 7,756 मीटर की ऊंचाई वाला ये भाग उत्तराखंड में स्थित होता है। इसके और आगे जाते हैं हम लोग तो और ऊंची शिखर इसकी होती है धौलागिरी। धौलागिरी की भी ऊंचाई 8,172 मीटर पाई जाती है। धौलागिरी नेपाल में पड़ जाता है। और उसके जस्ट बाद फिर अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर होती है। ये 8,078 वाली मीटर वाली जो है ये धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा होती है। ये भी नेपाल के ही क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद और आगे हम लोग जाते हैं तो आपने जो जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसको एवरेस्ट कहा जाता है, एवरेस्ट का स्थान आता है। एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है लेकिन ये सिक्किम के पास ही एवरेस्ट पाया जाता है। एवरेस्ट का हाइट 8,848 मीटर एक्चुअल है लेकिन कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि इसको 50 मीटर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहना है, मानना है कि अब नए सर्वेक्षण के अनुसार ये 8,850 मीटर हो गया है। लेकिन अब 8,848 हो या 50 हो है ऊंचाई एवरेस्ट की ही है। तो इसके बाद दूसरी जो है यहाँ पर इसके जस्ट पूरब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो मकालू होता है। मकालू एवरेस्ट के जस्ट समकक्ष नजदीक ही होता है और इसकी भी ऊंचाई 8,481 मीटर होती है मकालू की। ये भी नेपाल में ही पड़ता है। इसके बाद भारत में आता है हम लोगों का कंचनजंगा पर्वत, जो हमने बताया है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसको कंचनजंगा कहा जाता है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसके बाद और आगे हम लोग जाते हैं तब फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ कांगटो नामक पर्वत शिखर पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 7,060 मीटर है। और ये कांगटो जो है इससे भी ऊंची एक पर्वत शिखर वहां पाई जाती है जिसको नामचा बरुआ कहा जाता है। और नामचा बरुआ जो पर्वत शिखर है ये महान हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है और सबसे पूरब का सबसे ऊंचा शिखर होता है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर होती है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि महान हिमालय का या हिमालय का सबसे पूरब की सबसे ऊंची शिखर कौन होती है तो वहां आपका उत्तर हो जाता है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ हिमालय का सबसे पूरब वाला सबसे ऊंचा शिखर होता है। ये पूर्वांचल के पर्वतों की सबसे ऊंची शिखर नहीं होती है क्योंकि वहां हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि पूर्वांचल के जितने पर्वत श्रेणियां हैं उसमें सबसे ऊंची शिखर कौन होती है। ये होती है हिमालय में। हिमालय का सबसे पूर्वी ऊंचा शिखर कौन होती है तो वहां हम लोगों का आंसर होता है नामचा बरुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद किसका पोजीशन आता है। तो महान हिमालय के जस्ट बाद जो है एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है। जैसे अब ट्रांस हिमालय हम लोगों ने देखा और महान हिमालय देखा, दोनों के बीच में एक गैप का पोर्शन आपको दिख रहा है। अब ये गैप वाला जो पोर्शन होता है इसका कुछ नाम होता है। ये नाम जो होता है इसको कहा जाता है इंडो शांगपो सचर जोन। ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो भाग है, भूभाग है, जो थोड़ा सा डाउन वाला भाग होता है, जो दोनों ही को अलग करता है, सेपरेशन की जो काम करता है, उसी को कहा जाता है इंडो शांगपो सचर जोन। इंडो शांगपो सचर जोन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद फिर अब हम लोग आते हैं महान हिमालय के, अब दक्षिण की तरफ हम लोग और आते हैं तो क्या होता है। तो जब महान हिमालय के दक्षिण की तरफ हम लोग जाते हैं तो अब तीसरी हमारी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, जिस पर्वत श्रृंखला को हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय या इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसी का एक और नाम है, इसी का नाम होता है हिमाचल श्रेणी भी, हिमाचल पर्वत श्रेणी भी होता है। हिमाचल पर्वत श्रेणी जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। हिमाचल पर्वत श्रेणी की शुरुआत होती है जम्मू से, और जम्मू का अब ये जो है हिमाचल प्रदेश होते हुए ये जो आगे बढ़ती है, यानी जम्मू कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तराखंड होते हुए आगे बढ़ते जाती है, और आगे बढ़ने के बाद ये नेपाल में चली जाती है, और नेपाल होते हुए ये फिर पश्चिम बंगाल में आकर के समाप्त हो जाती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास आकर के ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे अब इसके का विश्लेषण कि हम लोगों को ये तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, इसमें क्या क्या आता है। तो तीसरी पर्वत श्रृंखला जो हमारी आती है इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग एक देख रहे हैं यहाँ पर पर्वत श्रेणी देख रहे हैं जिसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है इसके बाद हम लोगों को आ जाता है एक और पर्वत श्रेणी जिसको कहा जाता है पीर पंजाल। वही पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जिसके अंतर्गत आप जान रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची जो है ये बनाई गई है। पीर पंजाल यहाँ दर्रा भी होता है, पास भी होता है, और इसी में जो है अभी बनाई गई है
चेनारी नसार जिसको आप अटल टनल के नाम से जानते हैं, अटल टनल इसी में स्थित की गई, इसी में बनाई गई, निर्माण की गई है। इसके बाद जब आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के पास आता है फिर एक दूसरा हम लोगों को पर्वत श्रृंखला दिखती है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला होती है। अब यह पर्वत श्रृंखला जो है या पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ पर इसका सबसे जो ऊंचा भूभाग होता है या सबसे ऊंचा जो शिखर होता है उसको नागटिवा कहते हैं। नागटिवा की ऊंचाई 3022 मीटर होती है और नागटिवा ये उत्तराखंड में स्थित है, जो जिसका पर्वत श्रेणी जो है वो है धौलाधार पर्वत श्रेणी है, उसी के जस्ट पास में उसकी शुरुआत होती है। यहाँ से आगे जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं और नेपाल में जाने के बाद हम लोगों को महाभारत श्रेणी की शुरुआत होती है। महाभारत श्रेणी जो है ये भी एक पर्वत श्रेणी है जिसकी कंटिन्यूटी पाई जाती है। महाभारत पर्वत श्रेणी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसी क्षेत्र में कश्मीर घाटी ये काठमांडू घाटी स्थित है और यहाँ काठमांडू घाटी है और इसी के जस्ट बाद नीचे हम लोग इसी क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहाँ पर देहरादून स्थित है, हरिद्वार स्थित है। देहरादून भी एक घाटी होता है, हरिद्वार भी एक घाटी होता है, तो देहरादून हरिद्वार एक घाटी इसी में स्थित होते हैं। इधर काठमांडू घाटी स्थित होता है और ये क्षेत्र विस्तार होते होते जाकर के अंत में दार्जिलिंग तक पहुंच जाता है। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पहुंच जाता है और दार्जिलिंग वहां का सबसे इस क्षेत्र का यानी हमारे लघु हिमालय का सबसे ऊंचा वाला पूरब का जो भाग होता है वो दार्जिलिंग होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, उसके नीचे जाते हैं तो चौथा हम लोगों का जो श्रृंखला शुरू होता है जिसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि सबसे नीचे वाला हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग होता है। इसके और इस शिवालिक के बाद जो क्षेत्र होता है इसको तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं शिवालिक का विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो शिवालिक का विस्तार शुरू होता है पाकिस्तान के क्षेत्र से और पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी जो जाती है, सिंधु नदी के से पहले इसकी शुरुआत होती है और ये बढ़ते बढ़ते आपको इधर आता है। इधर जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पोर्शन होते हुए उत्तराखंड होते हुए और फिर आगे जो है हम लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा टच करता है, फिर हम लोगों के बिहार का कुछ हिस्सा टच करता है और लास्ट में सिक्किम तक पहुंच जाता है। सिक्किम में जो है तीस्ता नदी जहां से शुरू होती है, तीस्ता नदी के पास जाकर के शिवालिक पर्वत श्रेणी का समापन हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग शिवालिक में देखते हैं कि शिवालिक का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो शिवालिक में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो होता है वो अमसौट पीक होता है। अमसौट पीक ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और अमसौट पीक की ऊंचाई होती है 957 मीटर, 957 मीटर होती है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद जो है सोमेश्वर पीक फोर्ट होता है। सोमेश्वर फोर्ट जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर होती है। ये दूसरी सबसे ऊंची शिखर है ये हम लोगों के शिवालिक या बाह्य हिमालय की। इसके बाद हम लोगों का हिमालय का ये जो चारों पोर्शन था, चार विभाजन था, ये हमारा समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है हमारा उधर पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियों का। अब यहाँ जो है हम लोग अब अगला पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वांचल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, पूर्वांचल पर्वत श्रेणी से कौन कौन से हमारे प्रश्न बनते हैं, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। इसके बाद यहाँ एक चीज आपको बता दें हम लोग कि सोमेश्वर पर्वत श्रेणी जो है इसके नीचे वाला सारा क्षेत्र तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तराई क्षेत्र जहाँ दलदली प्रदेश भी पाए जाते हैं, बहुत सारे वनाच्छादित क्षेत्र भी पाए जाते हैं, चारागाह भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे कई घाटियां भी उसके आसपास पाई जाती हैं। अब यहाँ जो है हम लोग पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों के बारे में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की तरफ। तो ये जो है हम लोग एक वीडियो में इतना कंप्लीट नहीं कर सकते। अंतर्गत जो विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, जैसे सबसे जो है इधर उत्तर पूरब की तरफ जो हम लोग देख रहे हैं ये होता है पटकोई बूम है। पटकोई बूम एक पर्वत श्रेणी है और इस पटकोई बूम के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर होती है उसका नाम है माउंट डफा। माउंट डफा ये पूर्वांचल के अंतर्गत जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उसका जो सबसे ऊंची शिखर है वह है माउंट डफा। माउंट डफा पटकोई बूम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 4578 मीटर। अगर सीधे कहे कि पूर्वोत्तर भारत की या पूर्वांचल की सबसे ऊंची शिखर कौन है तो नामचा बरुआ होता है, लेकिन जब पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची शिखर की बात आती है तो वो हम लोगों को हो जाता है माउंट डफा। तो यहाँ माउंट डफा के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नागा पहाड़ी की शुरुआत होती है और नागा पहाड़ी जो नागालैंड में पड़ता है, माउंट डफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो नागालैंड के अंतर्गत जो है ये नागा पहाड़ी जो है इसमें जो सबसे ऊंची शिखर है उसको सारामती पर्वत के नाम से जाना जाता है। सारामती पर्वत
3841 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। उसके और नीचे जाते हैं हम लोग तो लुसाई पहाड़ी पड़ती है। ये लुसाई पहाड़ी ये भी पर्वत श्रेणी है, और ये भी पर्वत श्रेणी जो है इसके अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत है, शिखर है, उसको माउंट ईशो के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2994 मीटर पाई जाती है। उसके जब और नीचे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को मिजोरम की शुरुआत होती है। लुसाई पहाड़ी मणिपुर में पड़ता है, और उसके नीचे जाते हैं तो हम लोग फॉनगुई, ये मिजोरम में पाया जाता है। मिजोरम की सबसे ऊंची जो है सो पर्वत शिखर जो है फॉनगुई है, जिसकी ऊंचाई 2165 मीटर पाई जाती है। इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो त्रिपुरा पाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में हम लोग चले जाते हैं तो त्रिपुरा राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर होती है उसको जम्पुई हिल के नाम से जाना जाता है। जम्पुई हिल की ऊंचाई 1097 मीटर होता है, 1097 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ये जम्पुई हिल त्रिपुरा में स्थित है। इसके और आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया जो 3 वहाँ की जनजातियां हैं, जिनके नाम पर इन पर्वत श्रेणियों का नाम पर है, उसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। गारो और खासी और जयंतिया ये तीनों असम और मेघालय के क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ते हैं। ये तीनों पर्वत श्रेणियां जो हैं ये लगातार पश्चिम से पूरब की दिशा में इनका विस्तार पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से भारत में मानसून को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करते हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक वर्षा पाया जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है मौसिनराम या चेरापूंजी में। वो यही कारण है गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणियां, जिस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि इनका विस्तार जो पाया जाता है मेघालय से लेकर के, और ये असम से मेघालय होते हुए इस क्षेत्र में पाया जाता है। हमेशा बारिश जो मानसून इधर से मानसूनी पवन आते हैं उनको ये रोक लेते हैं। तो इनका विस्तार तीनों पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद और आगे जाते हैं तो यहीं पर इसी पूर्वांचल के अंतर्गत जो है यहाँ पर शंडकफो, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। शंडकफो पर्वत शिखर, ये दूसरी पर्वत यहाँ इस क्षेत्र की पश्चिम बंगाल में एक ऊंची पर्वत शिखर होती है जिसका नाम है शंडकफो। ये सब पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत, पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। झारखंड के क्षेत्र में जब जाते हैं आप तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ियां, झारखंड में ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। यही बिहार हम लोगों का क्षेत्र होता है। यहाँ भी एक माउंटेन होता है जो ऊंचा है इन सभी माउंटेन्स की तरह, जिसको कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये अलग हैं, ये सभी पहाड़ियां जो है ये पहाड़ियां हैं, इनका निर्माण अलग किसी कारणों से हुआ। ये उन पहाड़ों में से नहीं है, या तो ये गुम्बदाकार पर्वत हैं या फिर ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अब शुरू होता है यहाँ से पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की बात हम लोग शुरू करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, तमिलनाडु होते हुए और लास्ट में केरल के नजदीक तक पहुंच जाता है। लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये उड़ीसा के अंतर्गत मलयगिरी पर्वत यहाँ सबसे ऊंची पर्वत शिखर होती है। मलयगिरी पर्वत उड़ीसा में है, जिसकी ऊंचाई जो है 1187 मीटर पाई जाती है। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में दोनों कॉमन, लगभग दोनों के पास में पड़ जाता है आपको महेंद्रगिरी पर्वत शिखर। महेंद्रगिरी पर्वत शिखर 1501 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। उसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को अरमाकोंडा जिसको जिंदगढ़ा पर्वत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदगढ़ा पर्वत शिखर जो पूर्वी घाट पर्वत शिखर का, पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, यहाँ सबसे ऊंची पीक है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर पाई जाती है। ये सर्व हाईएस्ट, ये पूरा जो है सो पूर्वोत्तर में जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसके बाद आगे हम लोग जाते हैं तो इसके समापन के बाद तब फिर अब पश्चिम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पश्चिम की तरफ जाने के बाद हम लोगों को पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की शुरुआत होती है। ये जो विस्तार हम लोग देख रहे हैं तटीय भाग से किनारे किनारे होते हैं। इसके बीच में जो ये भाग दिख रहा है ये मैदानी क्षेत्र होता है, और ये सभी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जिसके बारे में हम लोग मैदानों का विश्लेषण करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मैदानों का, तटीय मैदान भारत का जो पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इन सभी मैदानों का बात करेंगे। मुख्य रूप से ये पर्वत श्रेणियों के जस्ट बाद का क्षेत्र होता है, तटीय भारत के जस्ट पास होता है। अब यहाँ हम लोग जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ हम लोग देखते हैं केरल से तमिलनाडु के पोर्शन होते हुए, केरल होते हुए ये जो है चला जाता है महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र होता है इसको पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी होता है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे कौन कौन, इसके अंतर्गत हम लोगों के पास 3 पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। इसमें जो है एक पर्वत श्रेणी जिसको होती है, जिसको कहा जाता है आपको ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी, फिर इसी में जो है अनाई मलई पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है।
जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। उसके नीचे और हम लोग जाते हैं तो कार्डमम पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कार्डमम पर्वत श्रेणी जो है, जिसको इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, उसी का नाम होता है इलायची पर्वत। अब हम लोग अनाई मलई जो है देख रहे हैं, अनाई मलई, और ये इसी के बीच में पाल घाट दर्रा भी एक पाया जाता है। दर्रा यहाँ पास जिसको हम लोग कहते हैं, जो बीच में डाउन वाला, पर्वत श्रेणियों के बीच में जो डाउन वाला पोर्शन होता है, जिसको हम लोग पास या दर्रा के नाम से पुकारते हैं। तो ये क्षेत्र भी हम लोगों को पाल घाट, इसी में पाल घाट दर्रा पाया जाता है। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं अनाई मलई है, पर्वत श्रेणी है। अनाई मलई में ही जो है, अनाई मलई एक और पर्वत, ऊंची पर्वत भी हो जाती है, पर्वत शिखर भी हो जाती है। और ये हाईएस्ट, इस प्रायद्वीपीय भारत का सबसे हाईएस्ट जो पर्वत शिखर होता है, हाईएस्ट पीक जो होता है, उसको अनाई मलई कहते हैं। और अनाई मलई ऑलरेडी एक पर्वत श्रेणी भी होती है। दोनों नाम एक ही साथ जुड़ा हुआ है। यही आप लोग देख रहे हैं कि डोडा बेटा एक है। डोडा बेटा जो है, डोडा बेटा ये नीलगिरी का क्षेत्र पड़ता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है, उसी में डोडा बेटा पाया जाता है, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाई मलई की ऊंचाई 2695 मीटर है और डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर पाया जाता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये जो है आपको केरला के क्षेत्र, अनाई मलई केरला के क्षेत्र में पाया जाता है। यहीं पर आगे हम लोग देखते हैं नीलगिरी के पर्वत श्रेणी के बारे में। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है, यह तमिलनाडु के क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ता है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है एक ऊंची पर्वत शिखर जो है, जिसको अनगिंद्रा शिखर के नाम से जानते हैं। अनगिंद्रा शिखर की ऊंचाई है 2383 मीटर ऊंचाई होती है। इसी क्षेत्र में आपको कर्नाटक में एक मुलायनागिरी के नाम से क्षेत्र, एक ऊंची पर्वत शिखर पाई जाती है, जो पड़ता है हम लोगों को कर्नाटक के क्षेत्र में। सह्याद्री पर्वत का ही एक भाग होता है ये भी। इसके आगे और हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को अब दिखता है 2 दर्रा यहाँ पर दिख रहा है। फिर एक थालघाट दर्रा है, दूसरा भोरघाट दर्रा है। तो थालघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में है और भोरघाट दर्रा भी जो है सो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये दोनों जो है इस तटीय क्षेत्र की तरफ जाने के लिए, तटवर्ती मैदान की तरफ जाने के लिए 2 पास है, जो 2 डाउन वाले पोर्शन है जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन पूछता है। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा या पालघाट दर्रा से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसी तरह अब हम लोग यहीं पर देख रहे हैं महाबालेश्वर पर्वत के बारे में। महाबालेश्वर जो पर्वत शिखर है, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में इसकी ऊंचाई 1437 मीटर पाई जाती है। महाबालेश्वर मंदिर भी है, महाबालेश्वर पर्वत यहीं पर है। कालसुबाई एक और हम लोग दूसरी ऊंची शिखर देख रहे हैं, जिसको कालसुबाई के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1648 मीटर है। ये 1648 मीटर वाली दूसरी जो सबसे ऊंची शिखर है, उसको कालसुबाई कहते हैं। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं उस क्षेत्र में जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ जानना है। जैसे सतपुरा है, सतपुरा पर्वत श्रेणी या सतपुरा पर्वत श्रृंखला, इसको दोनों हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कई पार्ट हो जाते हैं। जैसे एक तरफ महादेव पर्वत हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है सतपुरा पर्वत शिखर श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है। ये सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची जो शिखर है, उस सबसे ऊंची शिखर, उसका नाम धूपगढ़ा शिखर है। धूपगढ़ा शिखर को ही हम लोग सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर होती है। ये जो सद्भावना शिखर है, इसी को गुडविल हिल भी कहते हैं। गुडविल हिल के नाम से इसी को जाना जाता है। इसके और ऊपर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को विंध्य पर्वत श्रेणी की पाया जाता है। यानी कि सतपुरा पर्वत श्रेणी जो गुजरात से राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए और उत्तर प्रदेश की दिशा में विस्तृत है, जिसका क्षेत्र मुख्य रूप से हम लोग पश्चिम से पूरब की दिशा देख रहे हैं। इसी के जस्ट समानांतर, सीधे समानांतर हम लोग जाते हैं उत्तर की तरफ, तो हम लोगों को मिलता है विंध्य पर्वत श्रेणी। और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, ये इसकी जो सबसे, इसका विस्तार सेम होता है, इसका समानांतर है और लगातार क्रम में से विस्तृत होती है, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए और ये उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है उसको कालूमर के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ये कालूमर शिखर विंध्याचल पर्वत शिखर की सबसे ऊंची शिखर है। इसके बाद जब हम लोग और जाते हैं तो हम लोगों को मिल जाती है अरावली पर्वत श्रेणी की शुरुआत होती है। अरावली पर्वत श्रेणी की शुरुआत राजस्थान, गुजरात से होती है। गुजरात, राजस्थान होते हुए हरियाणा और ये पहुंच जाती है दिल्ली तक। यानी अरावली का विस्तार हम लोग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पाते हैं। इसके अंतर्गत, अरावली के अंतर्गत जो सबसे ऊंची शिखर है उसको कहते हैं गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली पर्वत श्रेणी में ही माउंट आबू भी पाया जाता है, जो इसकी एक ऊंची शिखर है। अरावली पर्वत का विस्तार जो पाया जाता है, ये आप देखेंगे दक्षिण से उत्तर की दिशा में पाई जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में करके प्रश्न पूछता है कि भारत का कौन सा पर्वत है जिसका विस्तार दक्षिण से उत्तर दिशा में, वो अरावली पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक होती है। इसके बाद यही हम लोग देखेंगे
एक मोरनी हिल पाया जाता है। मोरनी हिल जिसको कहते हैं, या कारो शिखर उसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1499 मीटर है। ये हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा में ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसी के जस्ट बाद में हम लोग पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में एक नैना देवी पर्वत शिखर पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। ये जो है ये सभी पर्वत शिखर के बारे में हम लोगों ने यहाँ अध्ययन किया। यहाँ जो हिमालय में था, हिमालय में हम लोगों को एक चीज छूट गया था कि जैसे हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को डिवाइड करने वाला जो भूभाग होता है उसको इंडो सांको सचर जोन कहते हैं। उसी तरह जो हमारा मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय और नीचे वाला हम लोगों का लघु हिमालय, इस दोनों के बीच का जो भूभाग होता है जो दोनों को अलग करता है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके और नीचे हम लोग जाते हैं तो अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के भी बीच कुछ गैप का भाग होता है। इस गैप वाले भाग को मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों को था पर्वतों का, भारत के विभिन्न पर्वतों का विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई भागों में पर्वतों को बांट करके भारत के अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के पर्वतों और पर्वतों से संबंधित श्रेणियां, पर्वतों से संबंधित शिखर्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और लगभग जितने भी प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने विश्लेषण किया। ये आपके जीवन के सुंदर और सुखद भविष्य के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से तोहफा है और आगे इसको आप देखते रहें। फिर हम लोग अगले वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अन्य कौन कौन से तथ्य हम लोगों को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।